हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे. Good evening to all of you. We are discussing about current affairs. Let's begin today class. चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं. देखिए, यदि हम लोग अपने देश भारत की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी जानकारी आप सब लोगों को है. लेकिन आज यदि हम बात करें वहाँ से लेकर आज तक, यदि भारत के रेलवे की बात की जाए तो भारत की जो रेलवे है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है. लगभग 68,000 किलोमीटर जो है इसका ट्रैक है. और मैं आपको बता दूं कि यदि हम लोग वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में कुल जो पैसेंजर्स ने ढोए उसकी संख्या लगभग 8 अरब के आसपास है. इसने लगभग 14 अरब जो है वो टन इसने माल ढोए एक साल के अंदर. और आपको बता दूं कि यदि हम लोग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो है कुल मिला करके लगभग 13,000 पैसेंजर ट्रेनें जो है इस रूट पे चल रही हैं. इसी कड़ी में एक नाम जुड़ता है जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस. आइए हम लोग यहाँ से आज की जो क्लास है, आपका प्रश्न है, यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो देखिए, अभी 12 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से अजमेर के बीच में एक जो ट्रेन चलाई, उस ट्रेन का नाम वंदे भारत है. तो अभी यह अगर मैं बात करूं तो यह भारत की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है. और आपने देखा होगा कि 2019 से लेके 2023 के बीच में लगातार जो है वंदे भारत ट्रेनें जो है अलग अलग रूटों पे चलाई जा रही हैं. तो जाहिर सी बात यह है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें आने की संभावनाएं हैं. इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए बना रखा है कि निम्नलिखित में वंदे भारत ट्रेन का क्या नाम रखा गया था. क्या आपका आपसे प्रश्न यह है कि जब वंदे भारत ट्रेन जो है आरंभ किया गया तो उसका नाम क्या था. ए ट्रेन 17, बी ट्रेन 18, सी ट्रेन 19 और डी ट्रेन 20. आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ. देखिए, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसके बारे में, यह एक भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है. सेमी हाई स्पीड का मतलब यह होता है कि दुनिया में इससे भी अधिक रफ्तार की ट्रेनें चलती हैं और जिन ट्रेनों की स्पीड नॉर्मल ट्रैक पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे और जो स्पेशल ट्रैक है उस पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे होता है, उसको हम लोग हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं. आपको जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन जो है वह जापान में चलाई गई थी और आज सबसे अधिक हाई स्पीड ट्रेनें जो है वो चीन में चलती हैं. तो जो हाई स्पीड ट्रेन है भारत में अभी उसको हम लोग बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं. तो भारत की अब जो है भविष्य की योजना है, लेकिन इस समय भारत की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी जो इसकी रफ्तार है वो रफ्तार जो है ऐसे तो कागजों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसका एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है, लेकिन यह चलती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से. तो अभी जैसे मैंने बताया कि दिल्ली से अजमेर के बीच में 15वीं जो है वो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई. तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको 2015 में इसके बारे में भारत की सरकार ने एक बीट निकाला, लेकिन वहां पर कोई इसको ठेका लेने को तैयार नहीं हुआ.
और अंत में भारत की सरकार ने जो चेन्नई में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है वहाँ से इसका उत्पादन शुरू किया। 2018 में, अक्टूबर 2018 में इसका परीक्षण किया गया। 180 किलोमीटर प्रति घंटे जो इसने हाई स्पीड निकाल के दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कारण से इस ट्रेन का नाम रखा गया था ट्रेन 18। इसका नाम रखा गया था ट्रेन 18। लेकिन इसके बाद जब यह हुआ कि यह ट्रेन जो है, यह ट्रेन को भारत की सरकार जो है चलाएगी और यह भारत की अपनी एक मैं कहना चाहता हूँ कि यह देशज टेक्नोलॉजी है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो इंडिया की अभी व्यापारिक क्षेत्र में जो इनिशिएटिव है कि हमें अधिक से अधिक अपने जो है अपने आवश्यकता की वस्तुएं जो है उसका उत्पादन हमें अपने आप से करना है। तो बताना चाहूँगा कि 27 जनवरी 2019 को इसका नाम बदल के कर दिया गया वंदे भारत। 27 जनवरी 2019 को इसका नाम बदल कर दिया गया वंदे भारत। और पहली ट्रेन जो चली वह आपकी चली 18 फरवरी 2019 को। और यह ट्रेन चलाई गई 18 फरवरी 2019 को। यह ट्रेन चलाई गई दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। अगर हम लोग यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो यह जो वंदे भारत है इसकी कार्य योजना बनाई गई। इसकी जो कार्य योजना है, इसकी कार्य योजना प्रारंभ किया गया 2015 में। इसकी जो निर्माता कंपनी है वह है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहां से इसका निर्माण किया जा रहा है। और मैं बताया कि इसका जो परीक्षण है, इसका जो परीक्षण है अर्थात इट वाज टेस्टेड इन अक्टूबर 2018 with 180 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज वाई इट्स इनिशियल नेम वाज। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था, इसका प्रारंभिक नाम इसका रखा गया था, प्रारंभिक इसका नाम रखा गया, आपका नाम रखा गया ट्रेन 18। इसका नाम रखा गया था ट्रेन 18। और यदि हम लोग बात करें तो इसका नाम बदल के कर दिया गया वंदे भारत। इसका वंदे भारत नाम किया गया आपका 2000 जनवरी 2019 को। और यह इसका जो संचालन शुरू हुआ, इसका संचालन शुरू हुआ आपका 18 फरवरी 2019 को इसका संचालन शुरू हुआ। पहली ट्रेन चलाई गई आपकी भारत की राजधानी दिल्ली से, भारत का जो पवित्रम शहर है वाराणसी, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में इस ट्रेन का संचालन किया गया। और इस समय कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो भारत में 15 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है। तो यह आपका हो गया कि निम्नलिखित में से वंदे भारत ट्रेन का क्या नाम रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। इसका नाम रखा गया ट्रेन 18। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू प्लान ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन इन 2015। भारत की सरकार ने 2015 में यह निर्णय किया कि वह जो है वह सेमी हाई स्पीड की ट्रेन चलाएगी। सेमी हाई स्पीड का मतलब यह है कि दिस ट्रेन इज नॉट इक्विवेलेंट टू द हाई स्पीड ट्रेन विच रन्स विद अप्रोक्सीमेटली 200 और किलोमीटर पर आवर और मोर देन इट, कि जो 200 या 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक ट्रेन चलने वाली होती हैं उसको हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं, जिसको हम बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। भारत में भी इस प्रकार की कोई ट्रेन नहीं है। तो भारत की वंदे भारत जो है दिस इज द फास्टेस्ट ट्रेन एवर मेड बाय इंडिया। भारत के द्वारा ये बनाई गई अभी तक की सबसे रफ्तार वाली जो है ट्रेन है। एट प्रेजेंट 15 ट्रेन आर रनिंग। इस समय जो है 15 कुल ट्रेनें चल रही हैं। तो 2015 में इनिशिएटिव इसका शुरू किया गया था। निर्माण इसका किया जा रहा है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आपके चेन्नई के माध्यम से। इसका पहला परीक्षण अक्टूबर 2018 में किया गया। इसका आरंभिक नाम रखा गया ट्रेन 18, लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसको जनवरी 2019 में इसका नाम रख दिया गया था वंदे भारत। और इसका प्रथम संचालन आपका 18 फरवरी 2019 को दिल्ली और आपके वाराणसी के बीच में किया गया। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी पर है कि छोटी वंदे भारत ट्रेन की कुल लागत कितनी आती है।
देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन दो प्रकार की है। एक जो ट्रेन है उसमें 16 बोगियाँ हैं और दूसरी जो ट्रेन है उसमें 8 बोगी है। जो 16 वाली बोगी वाली ट्रेन है वो जो है वह नॉर्मल वंदे भारत कहलाती है, और यह जो है इसको हम लोग मिनी बॉम्बे मिनी जो है वंदे भारत कहते हैं, जिसमें कुल 8 बोगियाँ होती है। अगर हम खर्चे की बात करेंगे तो छोटी जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी कुल लागत आती है 70 करोड़ रुपया और बड़ी वाली का आता है 115 करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की सरकार जो वंदे भारत ट्रेन बना रही है दुनिया में, मैं कहूँगा इस कैटेगरी की ये बहुत ही इस कैटेगरी की ये बहुत ही सस्ती ट्रेन मानी जाएगी। तो यह जो ट्रेन बनाई जा रही है छोटी वंदे भारत ट्रेन की कुल लागत कितनी आती है? तो मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी वंदे भारत ट्रेन है, नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन, इसकी कीमत आ रही है आपकी 115 करोड़ रुपए। और जो मिनी वंदे भारत है, मिनी वंदे भारत, इसकी जो कुल लागत आ रही है वो आ रही है 70 करोड़ रुपए। 70 करोड़ रुपए। बताना मैं चाहता हूं कि मिनी जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें 16 जो है आपके कोच होते हैं, 16 कोच है, और यह जो मिनी है इसमें आपको कोच की संख्या कुल 8 है। तो इस तरीके से आपके हो गया। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि भारत की जो ट्रेन है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। 68,000 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई ट्रैक की है। 13,000 जो है वो जो है ट्रेनें यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन प्रतिदिन चलते हैं, और लगभग 8 अरब लोग जो है इसमें साल भर में इस ट्रेन से यात्रा करते हैं। तो चलिए हम लोग का यह मामला तो खत्म हो गया। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है। क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के नए आकलन के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था के किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? A 5.7, B 5.8, 6.9 और D है 6.1। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ, आप जानते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, इसकी स्थापना आपको जुलाई 1944 में अमेरिका के अमेरिका का जो ब्रेटन वुड है, तो अमेरिका के ब्रेटन वुड में जो सम्मेलन बोला गया था, उस ब्रेटन वुड सम्मेलन के माध्यम से दो मुख्य वैश्विक जो है वह वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी। एक का नाम है आपका वर्ल्ड बैंक है और दूसरे का नाम जो है वह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यह जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वह क्या करती है? वह जो है वह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखती है। वह जो है भुगतान संतुलन की अगर किसी देश को कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वह उसको क्या करती है, वो उसके लिए ऋण मुहैया कराती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो उसके पास अंतिम विकल्प बचता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक संघ है, इस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ के द्वारा भारत के बारे में पिछले आंकड़ा जारी किया गया था, और यह कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2023-24 में यह अर्थव्यवस्था बढ़ेगी 6.1% के हिसाब से। लेकिन अभी आपके जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ है इसने क्या किया, इसने इसमें संशोधन कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ का कहना यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो इस दर से बढ़ने वाली नहीं है, हमें इसको संशोधन करना पड़ेगा। और उसके पीछे कारण बता रहा है कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई है उसका प्रभाव भी भारत पर देखने को मिलेगा। और इस तरीके से उसने यहाँ पर 2 पॉइंट की कमी कर दी है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के नए आकलन के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था के किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मतलब हो जाएगा 5.9%। 5.9%। मैं बता दूं कि प्रीवियसली पहले इसने आकलन किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी 2023-2024 में। लेकिन अभी इसने जब आंकड़े जारी किए उसने कहा कि नहीं, दुनिया में जो अर्थव्यवस्था में मंदी आई है उस मंदी का जो है प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। और इस कारण से अब प्रेजेंट में इसने जो एस्टिमेट जारी किया उसमें कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ेगी 2023 और 2024 के बीच में। चलिए एक हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की मुख्य कार्यकारी समिति वित्तीय तथा मौद्रिक समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? A22, B23, C24, D25। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, अब मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए जैसे मैंने बताया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ की स्थापना की गई। 1945 से इस संस्था ने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ है, इसके कुल सदस्यों की संख्या 190 है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त है कि नहीं मान्यता। कुछ देश ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ के सदस्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ के जो सदस्य होते हैं उनको 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे रखने की जो है वहाँ पे उनको इजाज़त है, जिनको हम लोग गवर्नर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 190 का आप दुगना कर दोगे तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 380। तो 380 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसकी बॉडी मिलकर के यहाँ पर निर्णय लेती है। लेकिन उस निर्णय के पहले जो सुझाव आता है वह सुझाव आता है आपका मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के माध्यम से। तो यह मॉनेटरी और फाइनेंशियल जो कमेटी है इसमें कुल होते हैं 24 सदस्य और ये जो 24 सदस्य हैं ये रिकमेंड करते हैं, और उसी रिकमेंड के आधार पर यह जो गवर्निंग बॉडी है वो किसी प्रकार का कोई भी मौद्रिक विश्व के मौद्रिक व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की मुख्य कार्यकारी समिति वित्तीय तथा मौद्रिक समिति की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 24। आंसर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 24। ये आंसर हो गया 24। तो 4 का पहला 4 का हो गया 24। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज established by the Bretton Woods Conference, which was held in July 1944 after the first world war, second world war, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का दौर चल रहा था। उसी समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बुलाया गया। उसी सम्मेलन के माध्यम से दुनिया की अर्थव्यवस्था को सही से चलाने के लिए 2 वैश्विक संघ की स्थापना की गई थी। इसमें एक विश्व बैंक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ। तो हम लोगों ने बात किया कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ क्या करता न सिर्फ वह दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है, बल्कि साथ ही साथ वह जो है वह दुनिया के देशों के एस्टिमेट भी जारी करता है। और जब कोई देश में भुगतान संतुलन की स्थिति खराब हो जाती है तो उसको वह क्या करता है, उसको ठीक करने के लिए वो उसको ऋण भी मुहैया कराता है। तो हम लोगों ने बातचीत की। देखिए यहाँ पर क्या है कि 190 यहाँ पर सदस्य देश हैं। इसके 190 सदस्य देश में कुछ ऐसे देश हैं जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं भी हैं, लेकिन उनको अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ का सदस्य बनाया गया है। मैक्सिमम जो है 2 सदस्य यहाँ पर लोग रखने की इजाज़त है। देशों को 180 यहाँ पर हो गया, 190 गुना 2 का 380 हो गया। और इसी में से आपको 24 सदस्य होते हैं जो उनके डायरेक्टर कहलाते हैं। एक कमेटी बनती है जिस कमेटी का नाम है आपका मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये इस कमेटी में कुल 24 सदस्य हैं। वे क्या करते हैं, वे रिकमेंड करते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उसकी एक्सिक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी समिति है। वह कार्यकारी समिति जिन बातों को रिकमेंड करती है उसी के आधार पर चर्चाएं करके और आपको अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ के माध्यम से कोई निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर यह क्वेश्चन 4 नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करने का अनुरोध किया गया? आपको यहाँ पर प्रश्न यह है कि विच असेंबली ऑफ द स्टेट हैज रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर द एंटी-सिख राइट्स in 1984 एट जीनोसाइड। निम्नलिखित में किस राज्य की विधानसभा में सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करने का अनुरोध किया गया? ए है पंजाब, बी है कर्नाटक, सी अमेरिका का टेक्सास और डी अमेरिका का कैलिफोर्निया। आप हमसे आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको बता देता हूं। देखिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या जो है उनके 2 बॉडीगार्ड जो 2 अंगरक्षक थे जिनका नाम सतवंत और बेअंत सिंह था, और उन्होंने किया था, और उसमें केहर सिंह ने षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पर ये तीनों जो लोग थे जो इंदिरा गांधी की हत्या में संलिप्त थे, ये सिख लोग थे। और निश्चित रूप से इसका जो है वो खमियाजा हम भारत के हमारे जो सिख भाई हैं उनको इसका खमियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो दंगे फसाद करने वाले लोग होते हैं उनका किसी धर्म किसी जाति से कुछ लेना देना नहीं होता है। और दूसरी बात है किसी धर्म विशेष में कुछ लोगों ने गलत राह पकड़ करके यदि किसी की हत्या कर दी तो उसका
प्रतिफल जो है पूरे समुदाय को चुकाना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से ये दुनिया में किसी भी राष्ट्र के लिए, यह दुनिया में मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी मानव समुदाय के लिए यह सबसे शर्मनाक बात होती है कि आप जाति या धर्म के नाम पर किसी को मारते और काटते हो। तो जो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उस हत्या कारण से जहां भारत में सिख विरोधी दंगे हुए और इन दंगों में लगभग 3000 से भी अधिक जो है हमारे सिख भाइयों को का जो है संहार किया गया। तो अभी ये देखो, आपको पता ही होगा कि 2022 में अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है वहाँ पे चुनाव हुआ और उस चुनाव में वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसने सत्ता संभाल ली है। वहाँ पे जो कैलिफोर्निया वहाँ का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में 80 सीटें हैं। तो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने वहाँ पे क्या किया है, सत्ता संभाली है। और भारतीय मूल की एक सिख महिला जिनका नाम है जसमीत कौर दौस वो चुनाव जीत के आई हैं। तो उन्होंने जसमीत कौर दौस ने कैलिफोर्निया में यह के विधानसभा में यह अनुरोध किया कि इसकी निंदा की जाए, सिख विरोधी दंगे में 1984 हुए थे उसकी निंदा की जाए। क्योंकि हम जो सिख लोग हैं जब उस दंगे के बारे में सोचते हैं तो हमारा रूह कांप जाता है, हमारा मन खराब हो जाता है और आज भी वो घाव जो है हमारा भर नहीं पाया है। क्योंकि सिर्फ धर्म के नाम पर हमारे लोगों की जो बिल्कुल जो है निरीह लोग थे, जो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि जिनका उसमें कोई दोष नहीं था, ऐसे लोग की हत्याएं कर दी गई। यह कहां तक सही है? इसलिए इसको नरसंहार घोषित किया जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि वहां की जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसके दो उसके चैम्बर हैं। तो दोनों चैम्बर में से यह जब अगर पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह भारत, यह जो है कैलिफोर्निया राज्य जो है यह इसको यदि इसको नरसंहार घोषित करता है तो देखो इसका भारत के ऊपर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से भारत की जो एक धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर बट्टा जरूर लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब कभी भी ऐसी बातें हो तो आप किसी धर्म या जाति का निशाना मत बनाओ, बल्कि उस आदमी को ढूंढो जिस आदमी ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, जो इस प्रकार के कार्यों को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे लोगों को ढूंढा जाना चाहिए, न कि उसके नाम पर किसी जाति या धर्म का नरसंहार किया जाना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करने का अनुरोध किया गया है? तो ए हो आपका, सी हो गया यहाँ पर डी हो गया अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य। और आपसे अगर पूछा जाए कि वह कौन है जिन्होंने इस प्रकार का अनुरोध किया है तो वह है आपकी जसमीत कौर दौस। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के किस हवाई अड्डे से अमेरिका भारत संयुक्त युद्धाभ्यास 23 से 24 अप्रैल के बीच किया जा रहा है? ए कलाईकोंडा, बी जोरहट, सी श्रीनगर और डी लेह। आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। देखिए दुनिया में क्या होता है कि युद्ध अभ्यास होते हैं। युद्ध अभ्यास का देखो जो पर्पस है वो यही है कि अपनी सेना को तैयार रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जानते ही हो कि एवरी वन इज नॉट लाइक सिविलाइज्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया के सब लोग सभ्य नहीं हैं और दुनिया के सब राष्ट्र भी सभ्य नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसी प्रकार से अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाए। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सभी देशों को युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है और सभी देश जो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत के युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो हमारे पास जो है हम लोग 2 प्रकार से युद्धाभ्यास करते हैं मुख्य रूप से। पहला तो है डोमेस्टिक युद्धाभ्यास, जैसे आपका गांडी विजय है, जैसे पश्चिम लहर है, जैसे कि आपका विजय प्रहर है, जैसे वायु शक्ति है। ये भारत का जो है वो डोमेस्टिक, ये भारत का जो है ये डोमेस्टिक जो युद्धाभ्यास है। लेकिन भारत का युद्धाभ्यास जो है वह दुनिया के अन्य देशों के साथ में भी होता है। जैसे बताना चाहता हूँ कि मित्र शक्ति जो है श्रीलंका के साथ में, आपका मैत्री जो एक्सरसाइज जो है वह आपका थाईलैंड के साथ में, युद्धाभ्यास जो है वह आपकी अमेरिका के साथ में, और नोमैडिक एलिफेंट जो है वो आपको मंगोलिया के साथ में, और भारत की वायुसेना जो है वो अमेरिका की वायुसेना के साथ में आपके 2004 से एक युद्धाभ्यास कर रही है, जिस युद्धाभ्यास का नाम है कोप।
तो यह जो कूप इंडिया है, कूप इंडिया जो है यह युद्धाभ्यास जो अमेरिका और भारत दोनों की सेना जो है वो एक साथ करती है। पहली बार 2004 में ग्वालियर से इस युद्धाभ्यास को शुरू किया गया था। अब आपके यहाँ प्रश्न आ गया कि अभी इस साल का जो है युद्धाभ्यास होने जा रहा है, तो भारत के किस हवाई अड्डे से अमेरिका का भारत युद्धाभ्यास होगा? तो 13 से 24 अप्रैल के बीच में होगा। और इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो इस युद्धाभ्यास का नाम है आपका कूप। यह जो है यह युद्धाभ्यास का नाम होगा कूप। इसमें भारत की, इंडिया की जो एयरफोर्स है, इंडिया की एयरफोर्स और यूएसए की जो एयरफोर्स है, ये दोनों एयरफोर्स आपस में मिल करके जो उनके पास टेक्नोलॉजी है और जो उनके पास युद्ध के बारे में जो भी अनुभव है या जो भी उनके पास जो है क्षमताएं हैं, उस पर उसका वो क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी और क्षमताओं का वो आदान प्रदान करते हैं। तो बताना चाहूंगा भारत के हवाई अड्डे से 13 से 24 अप्रैल के बीच में यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और यह किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के आपके कलाईकोंडा से। तो यह जो है वेस्ट बंगाल का आपका कलाईकोंडा है, जहां से यह भारत और अमेरिका के बीच में कूप नाम का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि पहला युद्धाभ्यास कूप जो है वो 2004 में हुआ था और यह हुआ था आपके ग्वालियर एयरपोर्ट से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि भारत का प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन का परिचालन कहां किया जाएगा? फ्रॉम विच प्लेस फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन ऑफ इंडिया शैल बी ऑपरेटेड? ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। अभी आप लोगों ने कल के पेपर में पढ़ा होगा कि भारत में जो है हुगली नदी के नीचे एक टनल बनाई गई है और उस टनल में आपकी लगभग 550 मीटर जो है लंबी सुरंग में ट्रेन दौड़ाई गई और अभी कुछ समय के बाद ही यह ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से चालू हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि यह ट्रेन आपके कलकत्ता के दो मेट्रो जो है उस स्टेशनों को जोड़ेगी। एक आपका जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है महाकरण और दूसरा है हावड़ा। तो महाकरण से हावड़ा के बीच की दूरी लगभग जो आपके लगभग 21 किलोमीटर से दूरी है, लेकिन 4.5 किलोमीटर तक ये अंडरग्राउंड रहेगी। और हुगली नदी के नीचे लगभग मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग वाटर लेवल की बात करें तो वाटर लेवल से लगभग 30 मीटर नीचे यह आपका ट्रैक बनाया गया है। 30 मीटर नीचे यह ट्रैक बनाया गया है। और भारत की बात करेंगे तो भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हम लोग कोई मेट्रो ट्रेन जो है वो नदी के नीचे से लेकर के जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि भारत में जो मेट्रो ट्रेन है इसकी शुरुआत जो है वह भी हुई थी आपकी कलकत्ता से। 1984 में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन जो है वह वहीं से शुरुआत की गई थी। और यह हम लोग कहेंगे यह संयोगी है कि भारत की पहली जो है वो भूमिगत मेट्रो जो है वह जो है अंडरग्राउंड मेट्रो जो जिसमें हम लोग नदी के नीचे सुरंग बना के लेके जा रहे हैं, यह भी इसकी शुरुआत भी आपकी कलकत्ता से ही की जा रही है। 2 स्टेशन जिनका नाम है आपका महाकरण और से हावड़ा के बीच में इसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला है कि भारत का प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन का परिचालन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर यह हो गया, आंसर हो गया कोलकाता हो गया यह। और भारत का जो प्रथम मेट्रो भारत का चलाया गया, प्रथम मेट्रो जो है वो भारत का चलाया गया था आपका कलकत्ता में ही चलाया गया था। प्रथम मेट्रो 1984 में 1984 में भारत का पहला मेट्रो चलाया गया था कलकत्ता में 1984 में। और आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी अंडरग्राउंड मेट्रो की बात हो रही है यह कलकत्ता में चलेगा। और यह जो है यह आपको हुगली नदी के नीचे, जो हुगली नदी है, हुगली नदी के नीचे एक सुरंग बनाई जा गई है, उसी सुरंग के अंदर से जाएगी। और ये वाटर लेवल से जो है यह 30 मीटर नीचे इसको बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि जो महाकरण आपका मेट्रो स्टेशन है, महाकरण मेट्रो स्टेशन से यह जो हावड़ा है, इस हावड़ा को स्टेशन को इसके माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका भारत का प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन का परिचालन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो गया आपका कलकत्ता। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क किस देश के पास है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी चीन। मैं बताना चाहता हूं कि देखो मेट्रो मतलब क्या होता है कि शहर के बीच में चलने वाली ट्रेन जो शहर के लोगों को थोड़ी छोटी छोटी दूरियों को लेके जाती है, जिससे शहर के जो है भीड़ भाड़ को कम किया जाता है। तो मैं बताऊं कि सबसे पहली बात करोगे तो सबसे पहला जो है मेट्रो जो ट्रेन चलाई गई थी वो लंदन अंडरग्राउंड चलाई गई थी, जो 1863 में जिसका परिचालन किया गया था। तो लंदन अंडरग्राउंड 1863 में परिचालित किया गया पहला मेट्रो था। आज हम लोग बात करेंगे तो इस मेट्रो की बात करोगे तो इसमें चीन जो है सबसे आगे है। चीन इसमें सबसे आगे है, लगभग 9000 किलोमीटर इसमें यहाँ पर जो है लंबी यहाँ पर मेट्रो जो है मेट्रो जो है ट्रैक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर आपका है आपका साउथ कोरिया, और चौथे नंबर पर भारत है। आपको बताना मैं चाहता हूं कि अगर आप बात करेंगे लंबाई की बात, तो लंबाई में चाइना का जो है वो लगभग 9,500 किलोमीटर हो गया। जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इसका 1300 किलोमीटर है। जो साउथ कोरिया इसका 883 किलोमीटर, और भारत का जो है वो 859 किलोमीटर लंबी जो है मेट्रो आपकी ट्रेन का नेटवर्क है, मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क है। तो दुनिया का सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क किस देश के पास है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया चीन, यहाँ पर आंसर हो गया चीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मेट्रो कहाँ चलाया गया, तो फर्स्ट मेट्रो आपका चला था यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, जिसका नाम था लंदन अंडरग्राउंड। लंदन जिसका नाम था इसका लंदन अंडरग्राउंड, और यह हो गया 1863 में चलाई गई पहली मेट्रो दुनिया की। अब हम बात करें लॉन्गेस्ट मेट्रो किस देश का है? तो लॉन्गेस्ट मेट्रो जो है वह चाइना का है, लगभग 9500 किलोमीटर यह जो है लंबी जो है इसकी ट्रैक है। यदि हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें कि भारत की बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है इसका मेट्रो जो है यह फोर्थ लार्जेस्ट है। भारत से बड़ा किसका है? तो एक नंबर तो चाइना हो ही गया, दूसरे नंबर पर आपका हो गया यूएसए जिसका लगभग 1300 किलोमीटर। इसके बाद साउथ कोरिया है लगभग 883 किलोमीटर, और इंडिया का जो है 859 किलोमीटर लंबी जो ट्रैक है, यह जो है मेट्रो ट्रेन जो है 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो ट्रैक है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी आपकी, आज की क्लास खत्म हो गई। हम लोग कल फिर से आएंगे और नए जो भी आपके करंट अफेयर्स में नई चीज़ें आती हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि देखो वीडियो को रोक करके आप अपने नोट्स बनाओ। जब का वर्ष खत्म होने को आएगा तो मैं कहता हूं कि अगर आप सिविल सर्विस से तैयारी करना चाहते हो, या पीसीएस तैयारी कर रहे हो, या कोई भी आप बैंक एसएससी रेलवे किसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक शर्तियाँ बता देता हूँ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी बात आइए हम लोग अपने नेत्रों को बंद करके और प्रभु को याद करते हैं। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृतात्। हरि ओम शिवाय।